तो प्रतिशत के समतुल्य भिन्न से अगर इसको सोल्व करने की जब कोशिश की जाती है तो हमारा कुछ और हेडेक कम हो जाता है इसको सोल्व करने के लिए, और आसानी और बढ़ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, समतुल्य भिन्न चीज़ क्या है कि अगर हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में तब्दील करना चाहें, साधारण भिन्न के रूप में जो पूर्णतः सरल हो, तो वो उस प्रतिशत का समतुल्य भिन्न कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 20% है, इसको समतुल्य भिन्न में तब्दील करना है, तो हम जानते हैं कि 20% को हम लोग भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं 20/100। और जब इसे पूरी तरह से सरलीकृत कर दिया तो ये जो 1/5 आया वो इसका समतुल्य भिन्न कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि 20% का समतुल्य भिन्न है 1/5। इससे आसानी ये होती है कि हम बार बार हर एक सवाल में उसी सरलीकरण के प्रोसेस से बच जाते हैं और हमारा समय सेकंड्स में ही सही लेकिन सेव होता है। ये एक खासियत है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। इसी प्रकार से 15% के लिए 3/20 हमने पहले से सरलीकृत करके रख लिया है। कैसे? 15/100 किया और उसे पूरी तरह से काट करके एकदम सरलीकृत रूप में रख लिया और 3/20 उसे अपने दिमाग में याद कर लिया। इससे क्या हुआ, हम हर बार उसके कटिंग करने से जो हम उसे सरलीकृत करते हैं उस प्रक्रिया से बच गए। इसी प्रकार से 25% का 1/4, 60% का 3/5 और बहुत सारे मैंने नीचे PDF दे रखी है, आप उस PDF को डाउनलोड कर लें और सबको याद कर लें। क्या होगा फ़ायदा इससे, इस बात को देखना है हमें कि इतना करने से पहले फ़ायदा तो हमारे सामने ये हुआ कि हमें बहुत बड़े आंकड़ों पर काम नहीं करना पड़ा। 3, 5, 1, 4 छोटे छोटे आंकड़ों पर काम करना पड़ा, जिससे हमारी गलती होने के चांसेस जो है ना वो कम से कम हो गए। और दूसरी चीज़ कि हमें बार बार कटिंग करके इसको सरलीकृत करने में समय ज़ाया नहीं करना पड़ा। और समय का बहुत महत्व है मेरे बच्चों। ये बात जान के रहिए कि हमारे कंपटीशन में जो हम सवाल बनाते हैं या कोई भी सवाल जब हम लोग किसी एग्जामिनेशन में सोल्व करने के लिए रहते हैं तो वहाँ पर टाइम बाउंडेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमें हैंडल करना है। 1 सेकंड 2 सेकंड समय अगर हमारा बच सके किसी भी प्रकार से तो हमारे बचाने की आवश्यकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में उन सारे टेक्निक्स को जो हमने प्रतिशत में सीखे थे इसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, बड़ा आसान है, जैसा गौर करना है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर 20% लाभ अथवा हानि हो तो उसको कैसे हम अनुपात में या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, इस स्थिति में आपको क्या करना है, एक गौर कीजिएगा। ये नीचे वाला जो हर होता है ना, ये क्रय मूल्य का काम करता है। जनरल केस में क्रय मूल्य का काम करता है क्योंकि ये 5 में से 1 लाभ। हमने अगर कहा कि 20% लाभ तो इसका तात्पर्य है कि कुल 5 रुपये में से 1 रुपये का लाभ। और ये 5 रुपया किस पे, लाभ की गणना किस पे होती है, किसके आधार पे होती है, तो क्रय मूल्य के आधार पे होती है। इसलिए यहाँ पर 5 के आधार पर 1 का लाभ है तो यहाँ पर ये 5 जो है वो क्रय मूल्य का काम करेगा और ये 1 जो है वो लाभ अथवा हानि जो भी रहे क्वेश्चन में जैसी स्थिति हो उसके रूप में काम करेगा। और इस छोटे आंकड़े पर ये बात देखिएगा कि अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस है 5 अनुपात में, कॉस्ट प्राइस है 5 और अगर लाभ है 1 तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 भाग। 5 भाग है क्रय मूल्य, 1 भाग 5 में से 1 लाभ हो रहा है तो हम लोग 5 और 1 6 कर देंगे। लेकिन अगर यही हानि की स्थिति रहेगा तो फिर 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 हमारा सेलिंग प्राइस होगा। देखा ना, उसी तरह से आगे एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। अगर आप 14.2/7% को भिन्न में तब्दील करेंगे तो आएगा 1/7। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, आपको समझना है कि 7 प्राइस में से 1 का लाभ या हानि जो भी कहा जाए, 7 में से 1 का लाभ। तो लाभ और हानि की गणना का आधार क्या है, तो लाभ और हानि की गणना का आधार हरदम क्रय मूल्य होता है। तो इसका मतलब कि ये जो 7 है वो हमारा क्रय मूल्य है
और इस स्थिति में हमको एक का लाभ या हानि जो भी सवाल में दिया रहेगा, एक का लाभ या हानि, सिर्फ एक का। इस स्थिति में अगर ए लाभ की स्थिति हो तो 7 + 1 8 भाग हो जाएगा विक्रय मूल्य, और अगर इसी पर हानि की स्थिति हो तो 7 में से 1 माइनस कर देना है, 6 भाग हो जाएगा विक्रय मूल्य। अगर 60% हो लाभ, 60% लाभ, तो 60% के लिए 3/5 होता है, यानी कि पहले 5 था क्रय मूल्य, उस पर 3 लाभ मिला तो विक्रय मूल्य हो गया 8। यहाँ पर ये विक्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य। आशा है आप समझ रहे होंगे बात को। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट करके नीचे हमें पूछिएगा, हम आपको सेपरेट वीडियो बना करके और अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की PDF दी हुई है, आप उस PDF को डाउनलोड कर लें और याद भी कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बहुत ही आपकी आसानी बढ़ जाएगी और समय की भी बचत हो। चलिए सवालों को करते हैं। समझने के लिए एग्ज़ाम्पल अभी भी हम आसान ही लेंगे। इस पूरे वीडियो में कुछ ही सवाल हम कठिन लेंगे, बाकी आसानी सवाल लेंगे। सबसे मेन चीज़ है कि आप पहले कंसेप्ट को आसान सवालों से समझें, लेकिन चिंता ना करें, हम टफ़ सवालों को भी और थोड़ा कम्बरसम और घुमावदार सवालों को भी इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। और सारे कंसेप्ट के क्लियर हो जाने के बाद जो 2 वीडियो लगेंगे, उसके बाद कंसेप्ट को क्लियर होने के बाद आपको सिर्फ सवालों के माध्यम से हम आपके दृष्टिकोण को, सवालों के सोचने के दृष्टिकोण को बदलने के प्रयास में रहेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को भी देखें, इसमें भी हम सिंपल एग्जांपल्स ले रहे हैं ताकि आप अच्छे से सीख सकें टेक्निक को। उसके बाद कैसे अप्लाई करते हैं उसको कठिन सवालों पर, ये भी बात हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप टेंशन ना लें। चलिए आइए देखते हैं। एक सवाल है हमारे सामने कि 240 रुपये की घड़ी को कितना में बेचा जाने पर 15% का लाभ होगा। हम पिछले वीडियो में अगर प्रतिशत का तकनीक लाएँ तो इसे बना सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सीख रहे हैं कि समतुल्य भिन्न के आधार पर इसे कितना बनाएंगे। शुरुआत करनी है इस प्रतिशत से कि 15% का लाभ, तो पहले आप 15% को समतुल्य भिन्न में कन्वर्ट कर लें तो इसका होता है 3/20, यानी कि 20 ये क्रय मूल्य है, उस पर 3 लाभ लेना है। तो 20 ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है ना, सवाल में देख लेते हैं 2240 रुपये की घड़ी, यानी ये इसका क्रय मूल्य है। और हमको पूछा क्या जाए कितने में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। कितने में बेचा जाए मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये रहा हमारा क्रय मूल्य और ये रहा हमारा लाभ। तो विक्रय मूल्य होना चाहिए 20 और 3 23 भाग। हमारा 20 भाग जो कि 240 है, उसमें 3 का लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 23 भाग। अब आप सोचिए 23 भाग कैसे निकाला जाएगा, ऐकिक नियम से, खास उसी तरीके से। अगर 240 है 20 भाग, तो एक भाग का मान 240/20, ऐकिक नियम से ही करना है। अगर 240 है 20 भाग, तो एक भाग का मान 240/20, और हमको चाहिए क्रय विक्रय मूल्य 23 भाग, 23 भाग। तो यहाँ पर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा इस तरह करके 276 रुपया। देखा आपने, सोल्व हो गया। एक बार फिर से समझेंगे। 240 रुपये की घड़ी कितने में बेची जाए ताकि 15% का लाभ हो। ठीक है, सबसे पहले इस प्रतिशत को समतुल्य भिन्न में कर लेना है, 3/20, इसमें से 20 क्रय मूल्य है और 3 लाभ है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 23 भाग 20 भाग क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है 240, 20 भाग बराबर 240 और 3 भाग अगर लाभ लें तो कुल मिला के 23 भाग हमको पता करना है। तो 20 भाग है 240, तो एक भाग का मान ऐकिक नियम से 240/20, और हमको चाहिए 23 भाग का मान, इसलिए गुना 200 गुना 23,
पूरा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के बाद 276 आया और यही हमारा 15% लाभ के साथ विक्रय मूल्य होगा। देखिए दूसरा सवाल, किसी वस्तु को 153 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है, 10% हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। शुरुआत हरदम इस प्रतिशत से करनी है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 1/10, जहाँ 10 क्रय मूल्य है और 1 की हानि है। सवाल के अनुसार 1 की हानि है, तो जब 10 का क्रय मूल्य हो और 1 की हानि हो तो 10 - 1 9 भाग हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस और ये लॉस हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस 10 है हमारा क्रय मूल्य, 1 का लॉस है, तो 10 - 1 9 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। और यहाँ पर ये जो 153 है, जरा सा आप गौर करेंगे, ये क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है? ये विक्रय मूल्य है, तभी तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। बेचा गया, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य है तो कितना भाग है? ये 9 भाग है। हमारे इस प्रतिशत के अनुसार से वो 9 भाग है, तो 1 भाग का मान कितना होगा? 153/9। और हमें क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य हमारे लिए अभी भागों में बात करें, इस पूरे सिनेरियो की बात करें, तो क्रय मूल्य हमारे लिए कितना भाग है? 10 भाग। इस सिनेरियो में कितना भाग है? 10 भाग। तो इसको हम लोग 10 से गुना कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। और क्या है? 170 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ गया। वेरी इजी, डोंट गेट इनटू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग, जस्ट यूज इट वेरी सिंपली। एक और आसान सा सवाल समझने के लिए, 120 रुपये क्रय मूल्य वाली पुस्तक को 160 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ निकालें। बड़ा आसान है भाई। देखिए लाभ कितना हुआ, आप घटा करके पता कर सकते हैं। लाभ हुआ 40, ठीक है ना। 120 की चीज़ अगर 160 में बेची जाए तो लाभ कितनी होगी? 40। और किस आधार पे? 40 किस में से लाभ हुआ? 120 में से, क्रय मूल्य में से ही ना। 120 पर ही तो 40 का लाभ हुआ, यानी इस 40 के कैलकुलेशन का आधार क्या है? 120 है। काटें इसको तो 1/3 आ जाता है। और आप उस पीडीएफ में उलट कर देखेंगे कि 1/3 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो 33.1/3%, यानी हमारा लाभ कितना हुआ? 33.1/3%। है ना इजी? कमेंट करके बताइएगा आपको लगा इजी या नहीं लगा, जरूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये दो बहुत ही पूछा जाने वाला शानदार सा सवाल, दोनों जुड़ा हुआ एक ही तरह का है। एक में कहा गया कि लाभ हुआ है और लाभ की गणना अगर क्रय मूल्य पे करें तो 25% आता है। तो बताना आपको यही है कि विक्रय मूल्य के आधार पे अगर इसी लाभ की गणना की जाती तो कितना प्रतिशत होता। ठीक है, खास उसी तरह का सवाल एक नीचे भी है। हानि की गणना जब विक्रय मूल्य पे की गई तो 10% आया। आप इसे विक्रय मूल्य की जगह अगर क्रय मूल्य पे करेंगे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। दोनों सवाल एक ही तरह का है। आप देखिएगा यहाँ पर 25%, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका बताएं 1, यानी यहाँ पर गणना किसके आधार पे हुई है? क्रय मूल्य पर। तो यानी ये नीचे वाला क्या है? क्रय मूल्य है। ये 4 है क्रय मूल्य और 1 क्या है? लाभ है। तो 1 लाभ लेने के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5, यानी 4 क्रय मूल्य और 5 विक्रय मूल्य। अब अगर इसकी गणना विक्रय मूल्य के आधार पे की जाए, इस लाभ की गणना विक्रय मूल्य के आधार पे की जाए, यानी आधार अब बन जाए 5, तो क्या होगा? 1/5, यानी 5 में से 1 का लाभ। अगर इसको प्रतिशत में बदलें तो कितना हो जाएगा? 20%, यानी कि विक्रय मूल्य पे जब इसकी गणना करेंगे तो लाभ होगा 20%। और समझने के लिए नीचे वाला देखें। यदि हानि विक्रय मूल्य का 10% है, विक्रय मूल्य का 10%, यानी विक्रय मूल्य के आधार पर 10% को अगर आप भिन्न में तब्दील करें तो 1/10। अब यहाँ पर इसे क्रय मूल्य नहीं मान सकते, क्योंकि इस प्रतिशत हानि का जो कैलकुलेशन है वो विक्रय मूल्य के आधार पे, यानी जिसके आधार पे है नीचे वही रहता है। यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य है 10
और हानि हो रही है उसमें से 1, तो हानि विक्रय मूल्य में जोड़ दी जाती है। हानि जब विक्रय मूल्य में जोड़ दी जाती है तभी तो क्रय मूल्य आता है, ये हमने कल समझा था। तो 11 हो गया क्रय मूल्य और 10 हो गया विक्रय मूल्य, तभी तो हानि हुई। अगर आप घटाते तो 9 और 10 हो जाता, 9 की चीज़ अगर 10 में बेची जाए तो फिर हानि कहाँ से होगी। इसलिए हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ के और क्रय मूल्य प्राप्त करते हैं। अब क्या हुआ, अगर इसकी गणना, इस हानि की गणना क्रय मूल्य के आधार पर करनी हो तो 1/11, क्योंकि क्रय मूल्य 11 है, उसमें से हानि कितनी 1, और 1/11 को आप देखेंगे तो 9.1/11%, ये हमारा क्रय मूल्य के आधार पे हानि निकल गया। जरा ये सवाल देखिए, एक मनुष्य एक घोड़े को जब 3,640 रुपये में बेचता है तो 9% की हानि होती है। अगर उसको 4200 में बेचे तो क्या होगा, ये पता करना है हमको। देखिए 9% को लिख सकते हैं 9/100, हानि हो रही है तो ये बिकेगा कितने में, 91 में। ठीक है, ये 91 हमको दिया हुआ है। 91 कितना दिया हुआ है कि जब 9% हानि पे बेची गई तो 3,640 में बेची गई, तो एक भाग का मान 3,640/91, एक भाग का मान हो गया 40 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 100 भाग है ना, क्रय मूल्य 100 है, तो 4,000 रुपया क्रय मूल्य था। ठीक है, अब उसको बेचा जाए 4200 में, 4,000 वाली चीज़ को 4200 में बेची जाए तो क्या होगा, यानी कि 1 का फ़ायदा होगा 20 में से, यही ना, 1 का फ़ायदा होगा 20 में से। इसको प्रतिशत में करें तो 5% का लाभ होगा। आसानी से हर सवाल को इस नज़रिए से देखें कि आपसे बनेगा और उसका बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी आप डिज़ाइन करें। हम आपको आगे आने वाले सारे सीरीज़ में आपके विज़न को डेवलप करने की कोशिश करते रहेंगे, और आप नीचे कमेंट में टाइम टू टाइम आप बताते रहेंगे कि आपको समझने में कौन सी समस्या आ रही, ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन मीडियम है। सिर्फ मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं। हर संभव प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई बात आपको समझने में कुछ विशेष तकलीफ़ हो रही है तो आप नीचे कमेंट में उस बात को लिख दें, मैं पढ़ूँगा और फिर अगली सीरीज़ में उस बात का ध्यान रखूँगा और आपको वो आपके द्वारा वो क्वेरी भी जो है मैं सॉल्व कर दूँगा। तो इस बार के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सवालों, अच्छे सवालों को चुनकर और उसको एकदम शॉर्टेस्ट टेक्निक से, इन दोनों टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए, प्रतिशत वाली और इक्विवेलेंट वाली दोनों तकनीक का प्रयोग करते हुए आपको सवालों को हल करना सिखाएंगे। बड़े गौर से हमारे साथ बने रहें। हम वादा करते हैं कि आपको क्वालिटीफुल, सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे लेटेस्ट टेक्निक वाली चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। और आप सपोर्ट में रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें। नीचे अपनी राय और अगले टॉपिक का सजेशन वगैरह भी कमेंट कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से आप हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।